सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं आज आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में बताऊंगी। बिजनेस इकोनॉमिक्स होता क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स का अर्थ, परिभाषा, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। सबसे पहले मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स देखते हैं। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है? जो इकोनॉमिक्स वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। इकोनॉमिक्स वर्ड ग्रीक वर्ड ओइकोस प्लस नॉमस से बना हुआ है, जिसका अर्थ है गृह प्रबंध। यानी पुराने समय में बहुत सीमित था इसका परिभाषा, जिसमें बताया गया था ओइकोस का मतलब है गृह और नॉमस का मतलब है प्रबंध, यानी गृह प्रबंध या घरेलू प्रबंध। क्या होता था, जो गृहस्थ जीवन है उसमें क्या होता है, वांट अनलिमिटेड होते हैं। जो वांट होता है वो अनलिमिटेड होता है और जो रिसोर्सेज होते हैं वो सीमित होते हैं। तो उन सीमित रिसोर्सेज में कैसे हम अपने वांट को पूरा करें, यही बताता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में ये भी बताता है कि एक मैनेजमेंट के कार्य को, कि मैनेजमेंट अपना कार्य कैसे ठीक ढंग से करे। जितने भी थियरीज ऑफ इकोनॉमिक्स है, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं किसपे, मैनेजमेंट के कार्य को ही बताता है अर्थशास्त्र। तो ये है इसका अर्थ। अब देखते हैं इसके बारे में कि पहले के समय में लोगों के क्या विचार थे अर्थशास्त्र के। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, अर्थ प्लस शास्त्र, कोई भी सब्जेक्ट, जैसे समाजशास्त्र यानी समाज का वैज्ञानिक अध्ययन, शास्त्र का मतलब वैज्ञानिक अध्ययन, समाज का वैज्ञानिक अध्ययन। तो इसी तरह अर्थशास्त्र का मतलब होता है अर्थ का मतलब धन और शास्त्र का मतलब वैज्ञानिक अध्ययन। तो धन का वैज्ञानिक अध्ययन ही अर्थशास्त्र है। लेकिन ये सब परिभाषाएं बहुत दिनों तक नहीं रही, ये कुछ सीमित समय तक चली, क्योंकि श्रीमती बारबराउटन ने कहा भी था कि अगर 6 अर्थशास्त्री एक जगह इकट्ठा होते हैं तो उनसे 7 तरह की परिभाषा निकल कर आती है। तो हम एग्जैक्ट एक परफेक्ट डेफिनेशन इकोनॉमिक्स का नहीं कह सकते कि ये परफेक्ट डेफिनेशन, ये पूर्ण डेफिनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अर्थशास्त्र का ढांचा 2 आधारों पर टिका हुआ है। पहला, साधन जो सीमित है। साधन जो सीमित है, इन्हीं साधन को अर्थशास्त्र में धन माना गया है। नेक्स्ट आवश्यकताएं जो असीमित है। तो अर्थशास्त्र की परिभाषा, एक परिभाषा यहीं से हम निकाल सकते हैं कि सीमित संसाधनों का बंटवारा, अर्थशास्त्र में सीमित साधनों का बंटवारा इस प्रकार किया जाए कि सभी की इच्छाएं, सभी के जो वांट्स हैं वो पूरा हो सके। नेक्स्ट देखते हैं, अर्थशास्त्र के विशेषताओं के आधार पर इनको 5 वर्गों में बांटा गया है। इस डेफिनेशन को 5 वर्गों में बांटा गया है अर्थशास्त्र के। पहला देखते हैं, धन केंद्रित परिभाषा यानी वेल्थ सेंटर्ड डेफिनेशन। दूसरा है कल्याण केंद्रित परिभाषा यानी वेलफेयर सेंटर्ड डेफिनेशन। नेक्स्ट है दुर्लभता प्रधान परिभाषा, स्कार्सिटी डेफिनेशन। नेक्स्ट है वांटलेस डेफिनेशन। नेक्स्ट है नवीन दृष्टिकोण यानी कह सकते हैं ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। तो ये 5 तरह के परिभाषाएं, 5 तरह से इनको डिवाइड किया गया है। पहले के बारे में हम जानते हैं, धन केंद्रित। थोड़ा सा इसके पहले हम इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं कि अर्थशास्त्र की उत्पत्ति कैसे। चंद्रगुप्त के मौर्य में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी, लेकिन उस समय इस अर्थशास्त्र में राजनीति शास्त्र छिपा हुआ था। फिर उसके बाद अरस्तु ने इकोनॉमिका नामक एक पुस्तक लिखी जिसमें अर्थशास्त्र के बारे में विवरण था, लेकिन उसमें भी अर्थशास्त्र के साथ साथ राजनीति शास्त्र इन्वॉल्व था। फिर उसके बाद 1776 में एडम स्मिथ ने, जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, अर्थशास्त्र के पिता कहा जाता है, उन्होंने एक बुक लिखा। उस बुक का नाम था एन इंक्वायरी ऑफ द नेशंस, एन इंक्वायरी ऑफ द वेल्थ एंड कॉजेज ऑफ द नेशंस।
तो उस बुक में उन्होंने अर्थशास्त्र का डेफिनेशन दिया, अर्थशास्त्र के बारे में लिखा, लेकिन बहुत दिनों तक उसमें भी राजनीति शास्त्र कहीं ना कहीं इन्वॉल्व था। अब हम देखते हैं, हम वेल्थ सेंटर डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। धन केंद्रित परिभाषा क्या है? एडम स्मिथ ने बताया कि धन के शास्त्र को, धन के वैज्ञानिक अध्ययन को ही क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन से जोड़ दिया कि धन के वैज्ञानिक अध्ययन को ही अर्थशास्त्र कहते हैं, लेकिन बहुत दिनों तक इनका डेफिनेशंस भी नहीं चला। इनके डेफिनेशंस पे बहुत सारी आलोचनाएं हुई। जैसे देखिए, एडम स्मिथ ने 1776 में अपने बुक एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस में अर्थशास्त्र की परिभाषा निम्न दी है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। उन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यानी धन का वैज्ञानिक अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता या जन्मदाता कहा जाता है, साथ ही इन्हें प्रतिष्ठित विचारधारा के संपादक भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र का डेफिनेशन आप दो लोगों के अनुसार देख सकते हैं। जे.बी. से ने, इनके बाद एडम स्मिथ के बाद जे.बी. से ने भी एक डेफिनेशन दिया था, वो भी वेल्थ सेंटर डेफिनेशन था, धन केंद्रित परिभाषा दी होगी। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का अध्ययन करता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चला। उसके बाद इसकी आलोचना की गई। इसकी आलोचना की गई कि इसमें सिर्फ धन को ज्यादा महत्व दिया गया है, धन पर अधिक बल दिया गया है। आर्थिक मानव की कल्याण अनुचित, मतलब इसमें मानव कल्याण की बात नहीं कही गई, सिर्फ धन की बात कही गई है इसमें। तो इसलिए इसकी आलोचना, अर्थशास्त्र के क्षेत्र को संकुचित किया गया, मतलब धन एक संकुचित किया गया इसको। इसकी बहुत सारी आलोचनाएं हुई। आलोचनाएं ये हुई कि धन मनुष्य के लिए बना है, ना कि मनुष्य धन के लिए। तो इस तरह से इसकी आलोचनाएं हुई। फिर नया जो डेफिनेशन आया वो आया आपका वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन या वेलफेयर सेंटर्ड डेफिनेशन, कल्याण संबंधित परिभाषाएं। तो कल्याण संबंधित परिभाषाओं में क्या किया गया कि धन के साथ साथ मानव कल्याण को जोड़ दिया गया। जैसे जो मनुष्य का उद्देश्य है, वो मनुष्य का जो उद्देश्य है वो क्या है? धन कमाना, लेकिन उसका जो अंतिम उद्देश्य है वो क्या है? मानव कल्याण। तो इस तरह से कल्याण संबंधित परिभाषा में मार्शल के अनुसार ये परिभाषा दिया गया कि अर्थशास्त्र मानव जीवन के सामान्य व्यवसाय का अध्ययन है। उसने व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच की जाती है जो भौतिक सुख के साधन की प्राप्ति एवं उपभोग घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। मतलब इसमें पूरी तरह मानव कल्याण के बारे में बताया गया कि वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर के बारे में इनके डेफिनेशन में बताया गया। लेकिन इनकी भी आलोचनाएं की गई। इनकी भी कुछ आलोचनाएं हुई कि इसमें धन और मानव कल्याण के बारे में कहा गया है, लेकिन मानव कल्याण तभी पॉसिबल है जब हम उनकी सारी इच्छाओं को पूरी करें, उनके जितने भी वांट्स हैं उनको हम पूरा करें। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं, जो संसाधन है वो लिमिटेड हैं और जो वांट है, लोगों के वांट हैं वो अनलिमिटेड हैं। तो इस तरह से वो भी डेफिनेशन कहीं ना कहीं सही नहीं था। फिर आया नेक्स्ट दुर्लभता प्रधान परिभाषा यानी स्कार्सिटी डेफिनेशन, वही कि सीमित संसाधन और असीमित वांट, असीमित इच्छा। तो देखिए प्रोफेसर रॉबिन्स ने, उसके बाद मार्शल के बाद प्रोफेसर रॉबिन्स ने नई परिभाषा का जन्म दिया। उन्होंने बताया अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसके साधनों तथा सीमित और अनेक उपयोग वाले साधनों से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उन्होंने इसी बात पे जोर दिया कि सीमित संसाधनों का इस प्रकार बंटवारा किया जाए कि जिससे सभी की इच्छाएं पूरी हों। तो क्योंकि भारत एक विकासशील देश है जिसमें रिसोर्सेज सीमित हैं, तो इसलिए इसमें बंटवारा इस प्रकार करना होगा कि सब लोग संतुष्ट हो जाए, सबको सेटिस्फैक्शन मिल जाए। एक एग्जाम्पल कि अगर भारत सरकार इंपोर्ट करती है चीनी का इंपोर्ट करती है भारत सरकार, अगर वो 50 kg चीनी इंपोर्ट करती है, तो
वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी चीनी, अपने देश में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी, क्योंकि उत्पादक को भी चीनी चाहिए, क्योंकि उस चीनी से बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं, कस्टमर को भी चीनी चाहिए, और जो सोशल वेलफेयर के लिए है, जो सामाजिक कल्याण के लिए है, जैसे एनजीओ हैं, वृद्धाश्रम है, तो इन लोगों को भी चीनी की जरूरत पड़ेगी, इसमें भी बांटने के लिए चीनी चाहिए। तो वो क्या करेगा, जो 50 केजी चीनी है उसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि सबकी इच्छाएं पूरी हों। तो वो क्या करेगा, एक अनुमान लगाएगा कि जो प्रोडक्शन ओरिएंटेड है उनको कितना चीनी की आवश्यकता है, उसी हिसाब से वो उसमें परसेंटेज निर्धारित कर देगा। तो यही है ये दुर्लभता प्रधान परिभाषा का एग्जाम्पल। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। इसकी भी आलोचना हुई, ये भी पूर्ण नहीं हुआ, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि श्रीमती बारबराउटन ने कहा था कि अगर 6 अर्थशास्त्री एक जगह एकत्र होते हैं तो 7 तरह की परिभाषा निकल के आती है, यानी इसका कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है कि जो पूर्ण हो, अपने आप में पूर्ण डेफिनेशन हो। तो इस तरह से इसकी आलोचना हुई कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र को आवश्यकता से अधिक व्यापक बनाया, अर्थशास्त्र के क्षेत्र को आवश्यकता से अधिक व्यापक इसमें बना दिया गया। अर्थशास्त्र में सामाजिक स्वभाव पर उचित ध्यान नहीं दिया गया। मार्शल ने मानव कल्याण पे ध्यान दिया था, लेकिन इसमें सामाजिक स्वभाव पर उचित ध्यान नहीं दिया गया। अर्थशास्त्र केवल मूल्य निर्धारण नहीं है, उद्देश्यों के प्रति अर्थशास्त्र केवल मूल्य निर्धारण नहीं है, मतलब हम इसमें सिर्फ अर्थशास्त्र में ये नहीं हम अध्ययन करते कि मूल्य निर्धारण करें कि कितना किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। नेक्स्ट है उद्देश्यों के प्रति तटस्थता। इसमें क्या है, इसकी आलोचना ये क्यों हुई, उद्देश्यों के प्रति तटस्थता, क्योंकि जो उद्देश्य है इसमें किसी भी गवर्नमेंट का या किसी भी देश का जो मेन उद्देश्य है वो ये नहीं है कि सबको सेटिस्फाई करना, उसका ये है कि आगे बढ़ना, कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करे, ज्यादा से ज्यादा लोगों की इच्छाएं पूरी, जो भी उनकी डिमांड है वो पूरी हो, इच्छाएं तो छोड़िए डिमांड है वो भी पूरी हो। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये उद्देश्यों के प्रति तटस्थता को लेकर भी आलोचना की गई। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान नहीं है बल्कि कला भी है। अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान नहीं है। वास्तविक विज्ञान के बारे में और आदर्श विज्ञान के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी आपको डिटेल में, क्योंकि ये नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स है, इनको मैं आगे आपको बताऊंगी कि वास्तविक विज्ञान कैसे नहीं है। ठीक है, ये कला भी है, ये वास्तविक विज्ञान नहीं बल्कि कला भी है, क्योंकि जो आदर्श विज्ञान है वो वास्तविक विज्ञान में कला से ही होकर गुजरता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मार्शल और रॉबिन्स की परिभाषा में तुलना करने के लिए हमेशा एक क्वेश्चन आता है बीकॉम में कि मार्शल और रॉबिन्स की परिभाषा की तुलना कीजिए, यानी वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन और स्कार्सिटी डेफिनेशन की तुलना कीजिए। कैसे? देखिए समानता इनमें क्या है, अर्थशास्त्र को विज्ञान माना, दोनों ने, मार्शल और रॉबिन्स ने, दोनों ने अर्थशास्त्र को क्या माना, विज्ञान माना। दोनों का अंतिम उद्देश्य अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना। मार्शल ने भी बताया था मानव कल्याण होगा तो संतुष्ट होंगे मानव। नेक्स्ट है सीमित संसाधनों का अगर अच्छे से बंटवारा किया जाए तो भी मानव कल्याण इसमें होगा। तो इसलिए दोनों के परिभाषा में मानव कल्याण है और दोनों में और मानव कल्याण होगा तो अधिकतम संतुष्टि मिलेगी लोगों को। नेक्स्ट है अध्ययन में मानव को प्रधान व साधनों को गौण माना जाता है, माना है। जो मानव को प्रधान यानी मानव की इच्छा को मेन चीज माना गया, क्योंकि अगर मानव की इच्छा ज्यादा होती है, बढ़ती है, तो गवर्नमेंट को वही प्रयास करना होगा या अपने देश किसी भी व्यवसायी को, किसी भी बिजनेसमैन को यही प्रयास करना होगा कि कैसे हम उन इच्छाओं को पूरा करें। तो इसलिए इसको इनमें साधनों को गौण माना, मानव को प्रधान, यानी मानव को इच्छाओं को लेकर चला जा रहा है, यहाँ मानव कल्याण को लेकर चला जा रहा है, मानव के वांट को लेकर चला जा रहा है, ह्यूमन वेलफेयर और ह्यूमन वांट को लेकर चला जा रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों की परिभाषा में ये समान है। नेक्स्ट है असमानता क्या है। मार्शल की परिभाषा में धन संबंधित क्रिया को शामिल किया गया। जैसे मैंने बताया मार्शल की परिभाषा में जो मानव है, मार्शल की परिभाषा में जो इसका उद्देश्य है वो उद्देश्य तो है धन, लेकिन ये उद्देश्य है धन, लेकिन इसका अंतिम उद्देश्य जो है वो है मानव कल्याण। यानी
इसमें धन भी शामिल है। ये अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र में उद्देश्य होता है इसका धन और अंतिम उद्देश्य क्या है, मानव कल्याण। यानी हम कह सकते हैं कि मार्शल की परिभाषा में, ये मार्शल की परिभाषा का डायग्राम है, इसी से इनका परिभाषा उत्पन्न होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मार्शल की परिभाषा में धन भी शामिल है और धन के साथ साथ मानव कल्याण है। लेकिन रॉबिन्स की परिभाषा में धन शामिल नहीं है। रॉबिन्स की परिभाषा में व्यवहार दृष्टिकोण का अध्ययन किया गया। व्यवहार दृष्टिकोण का अध्ययन इसलिए किया गया है क्योंकि जो रॉबिन्स थे उन्होंने बताया था कि मानव व्यवहार यानी मानव का वांट, उसका व्यवहार है, मानव का वांट, नीड, वांट, डिमांड, ये उसका व्यवहार है। अपने व्यवहार के अकॉर्डिंग उसका बदलता रहता है, उसके वांट्स बदलते रहते हैं, उसके डिमांड्स बदलते रहते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है। इसमें असमानता क्या है, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है। जो आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किसमें है, मार्शल की परिभाषा में उन्होंने बताया था आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है, लेकिन रॉबिन्स की परिभाषा में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट हमने चुनाव करने के पहलू का अध्ययन है। मतलब इसमें चुनाव करने के पहलू का अध्ययन है। चुनाव करना है कि किसको कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसको कितना धन डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये चुनाव करना है। इस तरह से दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट हम देखते हैं सिद्धांत की दृष्टि से रॉबिन्स की परिभाषा श्रेष्ठता में, जबकि व्यवहार की दृष्टि से देखने पर मार्शल की। व्यवहार की दृष्टि यानी मानव कल्याण। अगर हम मानव कल्याण को देखते हुए करते हैं तो मानव के लिए जो सही है हम वही करेंगे। लेकिन अगर हम सिद्धांत की दृष्टि से देखते हैं तो रॉबिन्स की परिभाषा श्रेष्ठ है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई पर डिपेंड करता है क्या, रॉबिन्स की परिभाषा, कि कैसे हम कस्टमर की नीड वांट्स को पूरा कर सकें। तो ये है इनकी परिभाषा की तुलना यहाँ की गई है कि समानता क्या है, असमानता क्या है, सिद्धांत के आधार पर कौन क्या किससे भिन्न है। देखते हैं अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है। अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है। रॉबिन्स ने कहा था चुनाव का विज्ञान है। रॉबिन्स ने बताया था कि हम इसमें अर्थशास्त्र में चुनते हैं कि किसकी कितनी वांट है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करें, संसाधन, रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करें। देखिए अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है। मार्शल ने बताया था कि अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है। मतलब क्या होना चाहिए मानव कल्याण के लिए, तो हमको ये नहीं देखना है कि क्या साइंस अगर बता दिया कि ये है, क्या है, वास्तविक विज्ञान ये है कि मतलब क्या है, लेकिन आदर्श विज्ञान वो है कि क्या होना चाहिए। यानी अगर एक गरीब व्यक्ति है, बहुत गरीब है, तो थोड़ा सा वास्तविक विज्ञान और आदर्श विज्ञान को समझ सकते हैं। बहुत गरीब है तो उसके लिए अगर गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अगर उसको हम सिर्फ इस समय अगर उसको 1000 रुपये गवर्नमेंट ने बोला देने के लिए, हमने 1000 उसको दिया, लेकिन उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं, उसकी बेसिक नीड्स है वो भी 1000 में नहीं पूरी हो सकती, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको 500 और उसमें ऐड करके दे सकते हैं अगर पॉसिबल है तो। लेकिन जो वास्तविक विज्ञान है वो ये बताता है कि नहीं, उसको 1000 ही देना है, भले उसकी इच्छाएं उसमें पूरी हो या ना हो। लेकिन आदर्श विज्ञान ये है कि क्या होना चाहिए, मतलब उसको 1000 की जगह 1500 देना चाहिए, ये है आदर्श विज्ञान। तो इस तरह से मार्शल ने बताया था कि मानव कल्याण अगर करना है तो आदर्श विज्ञान के तहत करना होगा कि क्या होना चाहिए, तब जाकर ये इनकी परिभाषा वहां सटीक होगी। नेक्स्ट हम आते हैं, हमने 3 डेफिनेशन पढ़ लिया, जैसे वेल्थ ओरिएंटेड और वेलफेयर ओरिएंटेड, स्कार्सिटी ओरिएंटेड। लेकिन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आवश्यकता विहीन परिभाषा, वांटलेस सेंटर्ड डेफिनेशन। जो वांटलेस सेंटर्ड डेफिनेशन है उसमें प्रोफेसर मेहता ने बताया, रॉबिन्स के बाद प्रोफेसर मेहता ने बताया कि प्रोफेसर जेके मेहता ने बताया कि मनुष्य की आवश्यकताएं कभी पूरी नहीं होती, एक आवश्यकता पूरी होती है तो दूसरी आवश्यकता जन्म ले लेती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को भूख लगी है तो उस आवश्यकता, अगर उसको भोजन मिल जाए तो एक आवश्यकता तो उसकी पूरी हुई, लेकिन तुरंत उसकी वो पहली आवश्यकता ही दूसरे को जन्म दे रही है कि अब भोजन करने के बाद उसको विश्राम की जरूरत है, तो ये दूसरी आवश्यकता उसकी उत्पन्न हो जा रही है। तो इस तरह से उन्होंने इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रोफेसर मेहता ने एक डेफिनेशन दिया कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानवीय आचरण का इच्छा रहित अवस्था में पहुंचने के लिए साधन के रूप में अध्ययन करता है। इसमें क्या था कि ये ऋषि मुनियों द्वारा
बहुत ज़्यादा इसको फॉलो किया गया ऋषि मुनियों द्वारा, इसलिए इस डेफिनेशन को फॉलो किया गया। उन्होंने कहा कि हमें अपने मन पे पूरा कंट्रोल रखना चाहिए कि अगर एक इच्छा हमारी पूरी होती है तो दूसरी इच्छा को जन्म ही नहीं उसको होने ही नहीं देना है, उत्पन्न होने ही नहीं देना है। हम अगर हमारे मन पे कंट्रोल रहेगा कि तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एक इच्छा हमारी पूरी हुई तो हम संतुष्ट हो जाएं, दूसरी इच्छा हमारी पूरी हमारी उत्पन्न न हो। तो इस तरह से ये डेफिनेशन दिया गया था। नेक्स्ट हम लास्ट देखते हैं कि अर्थशास्त्र की आधुनिक परिभाषा क्या है। जो अर्थशास्त्र की आधुनिक परिभाषा है, प्रोफेसर सैमुअल्सन ने अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि व्यक्ति और समाज अनेक प्रयोग में आ सकने उत्पादन के सीमित संसाधनों का चुनाव है। ये कहीं ना कहीं इसमें रॉबिन्स का परिभाषा इन्वॉल्व है कि व्यक्ति और समाज अनेक प्रयोग में आ सकने उत्पादन के सीमित संसाधनों का चुनाव है, कि उत्पादन के जो साधन सीमित हैं और वांट असीमित हैं, इन सब में कैसे हम कॉम्बिनेशन बनाएं कि ये तभी पॉसिबल है जब हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करें। अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, कॉस्ट, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये सारी चीजें, मतलब जितने भी थियरीज ऑफ इकोनॉमी हैं वो उन सभी की जरूरत पड़ती है एक मैनेजमेंट को अपने कार्य को करने के लिए। तो इनकी परिभाषा इससे रिलेटेड है, ग्रोथ ओरिएंटेड है ये, कि विकास के लिए, उत्पादन में विकास के लिए, प्रोडक्शन में विकास के लिए, एम्प्लॉय के विकास, ह्यूमन रिसोर्सेज के विकास के लिए क्या संभव है, इसी का अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र है। जैसे कि किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन स्तर में बढ़ोतरी उस व्यवस्था का विकास कहलाता है। तो अर्थशास्त्र को इससे कोरिलेट कर दिया गया कि अर्थशास्त्र इसको कहते हैं। नेक्स्ट इससे क्वेश्चन क्या बनेंगे देख लीजिए। अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं? आप लिख सकते हैं सभी पांचों डेफिनेशन आपको याद है, पांचों का एक एक तो लिख सकते हैं। अर्थशास्त्र की सीमितता केंद्रित परिभाषा की स्पष्ट विवेचना कीजिए। सीमितता केंद्रित परिभाषा यानी रॉबिन्स की परिभाषा, स्कार्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन। अर्थशास्त्र की कल्याण केंद्रित परिभाषा से इसकी तुलना कीजिए। सेम वही चीज मैंने बताया, मार्शल और रॉबिन्स के डेफिनेशन की तुलना कि उनमें क्या समानता है, क्या असमानता है। नेक्स्ट है मार्शल द्वारा प्रतिपादित अर्थशास्त्र की अवधारणा के लक्षणों की विवेचना कीजिए। मार्शल द्वारा प्रतिपादित अर्थशास्त्र क्या है? मानव कल्याण के बारे में कहा है, इसको डिफाइन करना है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करना है। तो ये है हमारे अर्थशास्त्र, ये रहा हमारा अर्थशास्त्र का परिभाषा। नेक्स्ट हम नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स अगले क्लास में पढ़ते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।